अस्सलामुअलैकुम, एक बार फिर से खुशामदीद मेरे इस लाइव फेसबुक सेशन में। मैं हूं मोहम्मद इमरान, इंटरव्यू वाला, और आज की इस वक्त की मेरे प्रोग्राम की जो मेहमान हैं अनुपमा जी, जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है और हिंदुस्तान के शहर दिल्ली से वाबस्ता हैं। माशाल्लाह वो एक रिसर्चर हैं, कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट हैं, साथ साथ सिंगर हैं, सिंगिंग करती हैं, बहुत सारी चीज़ें ये करती हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम में इनको मदऊ किया स्पेशली इनके हवाले से, इनसे बहुत कुछ जानने के लिए और इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए। तो बिला ताखिर मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा अपनी बहुत ही खूबसूरत मेहमान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते अनुपमा जी। नमस्कार इमरान, और आपके देखने और सुनने वालों को भी मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। बहुत शुक्रिया। तो अनुपमा जी, सबसे पहले तो मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया इमरान मुझे बुलाने के लिए। आपसे बात करके मुझे उम्मीद है कि मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और दोनों देशों के बीच ये बातचीत अगर हम लोग आपस में कर सकें तो शायद हम बहुत कुछ कंस्ट्रक्टिवली कोलैबोरेट भी कर पाएंगे। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने मैडम, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी यकीनन आपके साथ बात करते हुए, बल्कि हर उस हिंदुस्तानी के साथ बात करते हुए बहुत अच्छा लगता है, ताकि हम आपस में एक दूसरे के करीब हो सकें, एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से नज़दीकियाँ से बाकायदा तौर पर जान सकें और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें अपनी और उनकी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। तो थैंक यू। यहाँ पर मैं प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपसे गुजारिश करूँगा, मेरे तमाम तो देखने वाले नाजरीन के लिए बकौल अपनी ज़बानी भी आप अपने एक जामे तारुफ करवाइएगा, जिससे मेरे तमाम तो देखने वाले नाजरीन आपके बारे में बखूबी जान सकें। आपको ये मुझे कुछ लफ्ज हैं जो समझाने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपको देखने वाले मुझे जान सकें, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अपना तारुफ करवाइएगा। तारुफ से मुराद इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इंट्रोडक्शन। हाँ, ठीक है। तो मेरा नाम, जैसा कि इमरान जी ने आपको बताया, मेरा नाम अनुपमा है। मैं दिल्ली में रहती हूँ, और मैं पेशे से कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट हूँ। मैं पेशे से रिसर्चर हूँ। मैं अलग अलग बिजनेसेस के लिए केस स्टडीज रिसर्च करती हूँ, उनके प्रॉब्लम्स रिसर्च करती हूँ। मैं बहुत सारी किताबें पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हम ये देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल विजडम है, जो अवेलेबल लिटरेचर है, जो सब कुछ हमारे पढ़ने के लिए मौजूद है, उसमें से क्या उठा के कौन सा बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। तो फॉर इंस्टेंस, अगर आप के बिजनेस में सेल्स नहीं हो रही है या मार्केटिंग ठीक से नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। अगर आपकी टीम डीमोटिवेटेड फील कर रही है, तो उसके लिए, तो वो सारी चीज़ों पे मैं रिसर्च करती हूँ पेशे से। मैं अपने शौक के लिए भी लिखती हूँ। मैंने कुछ किताबें लिखी हैं जिनको मैंने पेन नेम से लिखा है। मैं कविता काफ़ी रेगुलरली लिखती हूँ। कविता और शायरी में बस फ़र्क यही है कि आप लोग उर्दू में शायरी करते हैं, मैं हिंदी में कविता लिखती हूँ। और गाना मेरा शौक है, तो मैं गाती हूँ। आप इमरान, आप मेरी वॉल पर रहे हैं, आपने देखा होगा वहाँ। तो रोज़ रात को मैं कुछ नगमे बॉलीवुड से उठा के गुनगुनाती हूँ। मैं हमारे जो मजहबी नगमे हैं वो भी गुनगुनाती हूँ। मुझे नहीं पता मजहबी नगमे कहना ठीक होगा कि नहीं, लेकिन हमारे यहाँ उन्हें भजन कहते हैं, भजन और पाठ। ठीक है, हाँ बिल्कुल आप कह सकती हैं आपके मजहब के एतबार से। तो वो सब मैं करती हूँ, और वो सब मैं सभी के लिए करती हूँ, मतलब so that's what I do for a hobby। और इसके अलावा broadly that's it। चलें, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, जैसे कि आप रिसर्चर हैं, आपने बताया बिजनेसेस के हवाले से सेल्स मार्केटिंग क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो जैसा कि इस वक्त आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया जानती है, इस वक्त हम ऐसी सिचुएशन, एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जो बहुत ही मुश्किल वक्त है, और इसमें हम सभी बराबर हो चुके हैं। हाँ, इसमें हम सभी बराबर हो चुके हैं, चाहे हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिकन हो या कोई भी हो। तो इसमें बिजनेस के हवाले से बड़े प्रॉब्लम्स आए, बड़े मसाइल देखने को मिले, लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आए, डिजिटल दुनिया की तरफ आए। आपने इन चीज़ों को, इन पहलुओं को किस तरह से देखा, किस नज़रिए से देखा, क्या रिसर्च की इस मौजू पर? आप थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा प्लीज़, मैं आपसे सीखना चाहूँगा।
देखिए 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो ये कि एक चीज़ जो हम सबको बहुत साफ-साफ समझ लेनी चाहिए वो ये है कि अब दुनिया का नॉर्मल फिर से वो नहीं होगा जो था। हमारा जो भी नॉर्मल जब भी जी। बन पाएगा, वो नॉर्मल इज़ गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल, और वो नॉर्मल में हुँ, वायरस के साथ हमको रहना होगा, चाहे वैक्सीन मिले, ना मिले, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो। उसे जिस भी तरीके से ये लोग सुलझाएँगे साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स मिलके, लेकिन हुँ, अ, उस नए नॉर्मल में वायरस हिस्सा होगा, एक बात। दूसरी बात, हमने अब तक अमूमन ये देखा है कि लोग बोलते आए हैं अरे ऑफिस आना ज़रूरी है, वर्क फ्रॉम होम उतना सक्सेसफुल नहीं होगा, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में दुनिया हुँ, भर में लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया है। दुनिया भर में फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ ऑटोमेट हुई हैं, खास तौर पर बड़ी इंडस्ट्रीज़। और सही। दुनिया भर में छोटे बिज़नेसेस ने या तो अपने आप को इनोवेट किया है, या तो अपने प्रोडक्ट लाइन्स बदले हैं, या तो अपना सेल्स और मार्केटिंग का तरीका सिग्निफिकेंटली बदला है, और या फिर उनके धंधे बंद हो गए हैं। तो हुँ, एक जो बिल्कुल। बदलाव यहाँ रहने वाला है इमरान, और जिसको हम सबको समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि अगर आप नए नॉर्मल के लिए इनोवेट नहीं करेंगे, अगर आप नए तरीके से सोचेंगे नहीं, और अगर आप इस जगह बैठे रहेंगे कि अ, मैं तो जी, रियल जी। एस्टेट में था, मैं रियल एस्टेट ही करना चाहता हूँ, या हुँ, मैं तो रियल एस्टेट में था और रियल एस्टेट में तो सेल्स मिलके ही हो सकती है। अगर आप इस तरह के ख़्यालों के साथ जमे रहेंगे, चिपके रहेंगे, तो आपके लिए इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलना मुश्किल होगा। तो आपको जो पहली सही। चीज़ करनी होगी, आपको एज़ इन किसी भी बिज़नेस पर्सन को जो पहली चीज़ करनी होगी वो ये है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नौकरी पेशा हैं, जिनके अपने बिज़नेसेस हैं, और हुँ, उनमें से लाखों लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं। तो एक जो चीज़ इन बिल्कुल। लोगों को समझनी होगी वो ये समझनी होगी कि अभी डाउन टाइम है, और इस डाउन टाइम में जो आप सबसे बेहतर काम कर सकते हैं वो 2 हैं। एक, हुँ, आप अपने लिए क्रॉस स्किलिंग और अपस्किलिंग करें। आज अगर आप बिल्कुल। सेल्स करते हैं, और कल अगर आप, जब इस क्राइसिस से बाहर आती है दुनिया, तब आप फाइनेंस भी हुँ, समझते हैं, क्योंकि आपने पिछले 4 महीनों में, 6 महीनों में फाइनेंस पढ़ा, तो आपके बिल्कुल, लिए एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस इम्प्रूव हो जाते हैं। आपको कोई नौकरी पे रखेगा, इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सही। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये है कि हर आदमी का, और वो कोई भी हो, हर आदमी का, हर औरत का कोई एक हुनर ज़रूर होता है, जी, जिसको वो काम पे नहीं लेके जाता, काम के अलावा। उस हुनर को आप कैसे एक पैरेलल पेशे की तरह, साइड गिग कह लें उसे, या उसे अपना व्यवसाय या अपना धंधा कह लें, या उसे पार्ट टाइम इनकम कह लें, वो आप क्या कहना चाहते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप सही। उस पे काम कर सकते हैं साथ में, तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आगे कभी भी, जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस कुछ होगा कॉज़, तो आपके पास हमेशा हुँ, एक पैरेलल रेवेन्यू स्ट्रीम रहेगा, आपके पास एक तरीका रहेगा जिससे साइड में कुछ इनकम आ रही है। तो जो बेसिक सही। खर्चे हैं, उनको लेके आपको चिंता नहीं होगी, उनको लेके आपको तनाव नहीं होगा। मुझे लगता है ये बिल्कुल। 2-3 चीज़ें खास तौर पे ध्यान रखने के लिए हैं। और बाकी जहाँ तक वायरस का सवाल है, तो वो तो जब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट जो करेंगे वो तब जैसे होगा वैसे होगा। उसपे बहुत कुछ बिल्कुल। बोलने के लिए मुझे लगता है इंतज़ार ही कर सकते हैं हम लोग सब मिलके, और अपना ध्यान रख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि बाहर जितना अवॉइड कर सकें उतना अवॉइड करें निकलना। हुँ, आई गेस दैट्स सही। दैट्स व्हाट। ज़बरदस्त। अच्छा अनुपमा जी, मैं ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपकी प्रोफ़ाइल विज़िट की, आपने भी बताया, आप सिंगिंग करती हैं, सॉन्ग्स वग़ैरह गुनगुनाती हैं रोज़ाना रात में, जी। और अपने कुछ मज़हबी जैसे कि भजन वग़ैरह वो नग़्मे भी गाती हैं, और साथ-साथ ये तमाम तर चीज़ें फ़ेसबुक से अपनी प्रोफ़ाइल पर शेयर करती हैं। क्या आपको बहुत ज़्यादा लगाव है मज़हबी एतबार से ये भजन वग़ैरह गाने का, या इसका एक्चुअली मकसद क्या है? और वो भी सोशल मीडिया पर आकर लोगों के सामने गाने का, आप अपने कमरे में अकेले में बैठकर भी गा सकती हैं। इसके बारे में जानना चाहूँगा आपसे, ये बताइएगा प्लीज़? ये एक बहुत अच्छा सवाल है इमरान। मुझे लगा करता है कि अ, मज़हब का जहाँ तक सवाल है,
उसको देखने के कई तरीके हैं। एक तो मजहब इन जनरल एज अ कॉन्सेप्ट। सो जब हम यहाँ हिंदुस्तान में धर्म जिसे बोलते हैं, धर्म मतलब वो जो आपका फंडामेंटल नेचर है। अब वो नेचर आप किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। सो कुछ लोग गा के एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग लिख के एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग सेवा करके एक्सप्रेस करते हैं, कुछ लोग इल्म से एक्सप्रेस करते हैं। सो एक चीज, एक तरीका तो वो है मजहब को देखने का। एक तरीका मजहब को देखने का ये है कि आप क्या रीति रिवाज, क्या कर्मकांड, क्या पूजा, क्या 5 वक्त की नमाज या रोजे या जो भी आपके मजहब में होता है। फॉर इंस्टेंस अगर क्रिश्चियन है तो हर संडे को चर्च जाना है, कन्फेस करना है। तो वो जो सारे रीति रिवाज हैं आपके, वो जो परंपराएं हैं आपकी, आप उनसे मजहब समझते हैं। वो दूसरा तरीका है मजहब को समझने का। मजहब को समझने का तीसरा तरीका बहुत ही निजी, बहुत ही व्यक्तिगत, बहुत पर्सनल होता है। वो आप बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि मेरा ईमान मेरे को कहाँ लाना है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। बिल्कुल। और चौथी चीज है कि आप के जैसे जो और लोग हैं उनसे आप कनेक्ट कर पाए। वो एक चौथी चीज है। इसके लिए हम फॉर इंस्टेंस आपके मजहब में नमाज अदा करते हैं दरगाह मज़ार में, दरगाह में, जहाँ भी आप लोग जाते हैं फ्राइडे को स्पेशल। हम लोगों के यहाँ पे मंदिर जाते हैं, क्रिश्चियंस के यहाँ पे वो संडे गैदरिंग होती है। सो वो जो गैदरिंग है, वो जो कलेक्टिव है, वो कलेक्टिव इज नथिंग बट अ वे टू फॉर एवरीबडी टू कनेक्ट। एंड व्हेन आई से एवरीबडी टू कनेक्ट, एवरीबडी हु फील्स द सेम वे। तो कुछ लोगों ने बोला कि अच्छा हम सब ऐसे करेंगे, वो लोग सब एक जगह इकट्ठा होते हैं। कुछ लोगों ने बोला अच्छा हम ऐसे नहीं करके वैसे करेंगे, वो लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सारी एनर्जी को एक पर्टिकुलर कॉज के लिए कलेक्ट करें। जब आप इस तरीके से मजहब को देखते हैं तो आपको लोगों के सामने आने में हिचक नहीं होगी। ये एक बात है। दूसरी चीज, मैं क्यों करती हूँ, ये सच है कि जब आप ये मानते हैं कि आपसे ऊपर कोई ताकत है, भगवान है, खुदा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रॉब्लम्स से डील करने में थोड़ी आसानी होती है। आपको ये सुकून होता है कि अगर आपने अपनी कोशिश भर पूरा किया और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ तो उसका शायद कोई कारण हुआ। संतोष करना आसान होता है जैसे हम लोग। वो जो सुकून पाना आसान है, तो वो जो सुकून है, तो पर्सनली अगर मुझसे पूछेंगे कि मैं क्यों करती हूँ तो मैं कहूंगी क्योंकि सुकून मिलता है। अगर मुझसे पूछेंगे मैं पब्लिकली क्यों करती हूँ, सोशल मीडिया से क्यों करती हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसे सुकून मुझे मिल रहा है वैसे अगर किसी को सुन के मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो आप ऑफ कोर्स स्क्रॉल डाउन करना आसान है, स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। जबरदस्त। सही, जबरदस्त। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि किसी और को भी सुन के मिले तो क्यों ना ये भी अच्छा हो, लेकिन आपके फॉलोअर्स में से, आपके दोस्तों में से कुछ हम जैसे लोग भी शामिल हैं जो आपको फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके उन मजहबी भजन को वो जिन जबानों में आप गाती हैं, फिर हम उनको किस तरह से समझें कि आप क्या गा रही हैं? ये एक्चुअली ये अभी तक का सबसे अच्छा सवाल है। आपका हर सवाल बहुत अच्छा है इमरान, एंड रियली थैंक यू, लाइक शुक्रिया ऐसे सवाल पूछने के लिए, क्योंकि अमूमन यही होता है, हम लोग इन्हें मुश्किल सवालात समझ के छोड़ देते हैं और इन पे कभी बात नहीं करते। तो इसे कैसे समझा जाए, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई। तो हमारे यहाँ एक पुस्तक है जिसे रामचरितमानस कहते हैं, ग्रंथ है। उसमें भगवान राम की जीवनी, उनकी जीवन की लीला, उनका वृत्तांत और वो सारा स्टोरी उसमें पोएट्री के फॉर्म में है, जैसे हम लोग धर्म ग्रंथ की तरह गाते हैं, पाठ की तरह गाते हैं। अब वो हिंदी में, खड़ी बोली में है, अवधी हिंदी, संस्कृत में नहीं है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आपने जैसा कहा, आप जैसे कई सारे दोस्त मेरे हिंदी नहीं समझते, हिंदी नहीं पढ़ते। तो आज रेहान भाई ने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने मुझसे पूछा ये क्या है, और जैसे ही उन्होंने मुझसे पूछा ये क्या है और उन्होंने कहा मैं हिंदी नहीं समझती, तो मैंने उन्हें इंग्लिश में बताया कि वो क्या है। सही। अब उनके पास कुछ कॉन्टेक्स्ट है। एक तरीका ये है
कि आप सवाल पूछेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ बताएगा और धीरे धीरे आपका नॉलेज बेस बिल्ड होता है। ये एक तरीका है उसे समझने का। दूसरा तरीका उसे समझने का, ये लगभग आज की डेट में दुनिया भर में हर धर्म ग्रंथ का ट्रांसलेशन अवेलेबल है, तो आप बिल्कुल। चाहे तो ट्रांसलेशन उठा के देखना चाह सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि अगर आपको जुबान समझ में नहीं भी आती, मुझे लगता है मौसीकी, संगीत एक ऐसी चीज है जो सबको समझ आता है। आपको लफ्ज समझ में आए या ना आए, आपको धुन कान से जरूर दिल तक उतर जाएगी, आपको रिदम बिल्कुल समझ में आएगी। तो ठीक है, संगीत समझ लीजिए। सही, और फिर जबरदस्त। एक चीज जो यहाँ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअली, वो ये भी है जी। कि जो जिस रास्ते पे चलने के लिए जब तैयार है, तब उसे वो रास्ता भी और उस रास्ते पे हाथ पकड़ के कोई चलाने वाला भी अपने आप मिल जाएगा। सही। तो वो भी एक तरीका है उसे देखने का। सही, जबरदस्त, बिल्कुल। जाहिर सी बात है, देखें हमारे इस शो को करने का एक्चुअली मकसद भी यही है कि कनेक्टिंग द वर्ल्ड, स्पॉन्सर्ड बाय रेहान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, कि हम एक दूसरे को जब तक सही मायना में समझेंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि सामने वाला शख्स कौन है, वो क्या सोचता है, उसका मजहब क्या कहता है। हम सिर्फ एक दूसरे के बारे में हमेशा से ही गलत फहमियाँ रखते आ रहे हैं, शुरू से ही, कि वो सामने वाला शख्स अगर हिंदू है या मुसलमान है, अच्छा जी वो तो बुरा है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो जो कर रहा है एक्चुअली वो क्या कर रहा है। जैसे आप अगर मजहबी भजन गा रही हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सवाल तो कर सकता हूँ ना आपसे कि आप क्या गा रही हैं मैडम, आप मुझे भी बताइए, ताकि मैं भी समझने की कोशिश करूँ कि आप कुछ अच्छा गा रही हैं, गलत गा रही हैं, ताकि हम भी उस चीज़ को सुन सकें और हमें ये पता चल सके और हम लोगों को बतला सकें कि आया मजहब कोई भी हो, इंसानियत, मोहब्बत, अमन और पीस का दर्द ही देता है, जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी, सुकून और ये तमाम तर चीज़ें हर जगह पर मौजूद होती हैं, सिर्फ हमें उनको समझने की ज़रूरत होती है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी? देखिए, मेरा इसमें दो चीजें हैं इमरान। एक तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मजहब का या स्पिरिचुअलिटी का या कोई इंसान कहाँ अपना ईमान लाता है, इस बात का सवाल है, उसमें गलत कुछ भी गलत नहीं है, राइट। आपका जो भी रास्ता है, आपका जो भी मजहब है, आपकी जो भी पुस्तक है, आपकी जो भी किताब है, अगर आपका ईमान वहाँ है तो आपका ईमान वहाँ है, इसमें कुछ बुरा नहीं है, इसमें एक बेहतर है दूसरा कम है जैसा कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये समझने की है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको हर धर्म, हर मजहब सिखाए। सही। चोरी मत करो, ये आपको हिंदू धर्म भी कहेगा, ये आपको इस्लाम भी कहेगा, ये आपको क्रिश्चियनिटी भी कहेगी। किसी पर बुरी नजर ना डालो, ये आपको सारे धर्म कहेंगे। झूठ मत बोलो, ये आपको सब बोलेंगे। तो मुझे कई बार ये भी लगता है कि जैसा आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी इज, तो एक तो स्पिरिचुअलिटी है क्या? स्पिरिचुअलिटी मतलब ये समझना कि मैं कौन हूँ। मैं कौन? अब मैं कौन हूँ, मान लीजिए मैं पेंटर हूँ, आप डांसर हैं, कोई और सिंगर है, तो क्या मैं ये बोलूँ कि मैं आपसे बेहतर हूँ क्योंकि मैं पेंट करती हूँ और आप पेंट नहीं करते? नहीं, मैं पेंटर हूँ, मैं पेंटर हूँ, आप डांसर हैं, आप डांसर हैं, राइट। वैसे ही मैं कहती हूँ मैं आत्मा हूँ और आप कहते हैं कि अल्लाह पाक परवरदिगार एक है, और मैं कहती हूँ मेरे यहाँ पे बहुत सारे भगवान हैं। हाँ ठीक है। सो जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि एक का होना या एक से ज्यादा का होना या बुद्ध को मानना या बुद्ध को न मानना, इन सब बातों के परे जो एक चीज सब में कॉमन है वो ये है कि हम सबको तकलीफ होती है, हम सबको प्रेम चाहिए, हम सबको प्यार करने वाला कोई चाहिए, हम सबको बेसिक नीड्स हैं जो हमें चाहिए, और हम सबकी इच्छा ये होती है कि हम भी पलट के किसी और की जिंदगी में कुछ कर सकें।
अगर ये 4-5 चीजें समझ में आ जाएं तो आप कोई सा भी मजहब फॉलो करें, आप अपनी स्पिरिट में ग्राउंडेड है, आपको पता है आप। तो मुझे मुझे लगा करता है कि आप हम्म, क्या नाम लेते हैं, आप किस तरह से पूजा करते हैं, आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये उतना अहम नहीं है जितना ये समझना कि आप वो क्यों करना चाहते हैं। वो जो क्यों है ना पीछे, वो ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि क्या कर रहे हैं। जब हमारे सवाल क्या से क्यों पे चले जाते हैं तो सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं, ऐसा मुझे लगता है। सही, बिल्कुल। अच्छा मैम, थोड़ा सा ये भी बताइएगा, अब तक जो मेरी बातचीत आपके साथ हुई, तो ख्वाहिश हुई ये जानने की भी, आप राइटर भी हैं, तो आज तक आप जो लिखती आई हैं उनके स्पेशली मौज़ूआत, आई मीन कंटेंट क्या है आपके लिखने का ज़्यादातर जो रहा, या आपकी जो भी किताबें, पोइट्री, जो शायरी, जो भी रहा, उसके हवाले से भी बताइएगा। सो जो मैं काम के लिए लिखती हूँ, मेरा अक्सर जो लिखना होता है खासतौर पे पिछले 5-6 साल में, वो काम के सिलसिले में होता है, वो क्लाइंट्स के लिए होता है। सो कुछ क्लाइंट्स हैं जो बिजनेस स्पेस में काम करते हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं जो औरतों के हुकूकात के लिए काम करते हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं जो एनजीओज हैं, कुछ क्लाइंट्स हैं जो कैंसर अवेयरनेस पे। सो अलग अलग किस्म के क्लाइंट्स हैं, तो कुछ बहुत सारा कंटेंट तो मैं उनके लिए लिखती हूँ। जो मैं सही। अपनी व्यक्तिगत पर्सनल राइटिंग करती हूँ वो रेंज करती है, वो मेंटल हेल्थ पे भी है, वो सेक्सुअलिटी पे भी है, वो रिलीजन पे भी है, वो बिजनेस पे भी है, वो रिलेशनशिप्स पे भी है, वो सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा समाज कैसा है, उसमें औरतों के मसाइल क्या हैं, आदमियों के मसाइल क्या हैं। क्योंकि औरतों की बात तो हम फिर भी अब करने लगे हैं, लेकिन एक फैक्ट ये है कि पेट्रियार्की का जितना प्रेशर औरतों पे पड़ता है, पेट्रियार्की का उतना ही प्रेशर आदमियों पे भी है। क्योंकि जैसे औरतों से ये उम्मीद है कि तुम घर में रहो, खाना बनाओ, आदमियों से ये उम्मीद है कि तुम ही हो कमाने वाले, तुम ही हो सबके जिम्मेदार। सो मर्द को दर्द नहीं होता तो तुम रो नहीं सकते, तुम किसी से अपना दुख बता नहीं सकते। तो वो जो सारे मिथ्स हैं, वो जो सारी भ्रांतियां हैं। सो अगर आप मुझे एक लफ्ज में पूछेंगे तो मैं आपको कहूंगी कि मैं जिंदगी के बारे में लिखती हूँ, क्योंकि ये सब कुछ जिंदगी का हिस्सा है। और मैं हम्म, इसे वैसा लिखती हूँ जैसा मैं अपनी जिंदगी में देखती हूँ, जैसा मैं अपने आसपास की जिंदगियों में देखती हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सच के जितना नजदीक होके लिख सकूं उतना लिखूं। और हाँ, मतलब भूल चूक हो सकती है, वो मुझसे भी होती है। सही, जबरदस्त, बिल्कुल, बड़ी बेहतरीन बात की आपने। और यहाँ पर मैं आपसे आपकी ये राय भी जानना चाहूंगा। जैसे कि आपने जिक्र किया कि मैं जिंदगी के बारे में लिखती हूँ, तो जिंदगी बहुत मुख्तसर है, ये आप भी जानती हैं, मैं भी। मजहब हमारा कोई भी हो, मुसलमान हो या हिंदू, हमारा ये मुतसर यकीन है, मुतसर ईमान मतलब है। जी। आपने कहा जिंदगी बहुत मुतसर, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, यानी कि जिंदगी मुख्तसर बहुत छोटे। शॉर्ट है, शॉर्ट है। तो हमारा ये ईमान है कि हमने आखिर एक ना एक दिन मर ही जाना है। हम कितने भी अमीर तरीन, जहीन तरीन, कामयाब तरीन हो जाएं, लेकिन आखिर हम मर ही जाएंगे। ये मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन सभी का ईमान है और यकीन है। तो इस बारे में आप जिंदगी के बारे में ऐसा क्या दर्स देना चाहेंगी कि जिंदगी को एक्चुअली हम किस तरह से देखें, किस तरह से समझें, या अपनी जिंदगी के मकसद को किस तरह से कैसे तलाश कर सकते हैं? एज अ राइटर आपसे मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। इमरान, मुझे नहीं पता लोग कैसे तलाशते हैं, मैं आपको ये बता सकती हूँ मैं इसे कैसे देखती हूँ। मेरे लिए बिल्कुल। जिंदगी में जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब भी कोई मुझे शक होता है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो मैं 2-3 चीजों के बारे में सोचती हूँ। एक ये कि ये बात क्या आज के जो भी ये है, तो मान लीजिए किसी ने मुझे कुछ बोला और मुझे बुरा लगा, तो क्या ये आज के 5 साल बाद मेरी जिंदगी पे असर डालेगा? अगर हाँ, तो मैं इसे 5 मिनट से ज्यादा दूंगी, अगर नहीं तो मैं 5 मिनट से ज्यादा इसे वक्त नहीं दूंगी। एक बात। दूसरी बात, जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं मरूंगी तो मैं क्या चाहती हूँ कि मरते वक्त मेरे आसपास कौन लोग,
वो कौन 4, 5, 10 लोग होंगे जिन्हें मैं अपने आसपास देखना चाहती हूँ तब जब मैं अपनी आखिरी सांसें लूँ। और ये जो फैसला मुझे लेना है, इससे मेरे और उन लोगों की जिंदगी पे क्या असर पड़ा, और सही। फिर मैं ये डिसाइड करती हूँ कि मुझे वो फैसला लेना है। एक चीज जो मुझे लगता है सभी को अपनी जिंदगियों में करनी चाहिए वो ये है कि आजादी, सोच की आजादी। आप अपनी आजादी भी मेंटेन रखें और आप दूसरे की आजादी की भी उतनी ही इज्जत करें जितना आप खुद आजाद रहना चाहते हैं। अगर ये आप साध लेते हैं, अगर इसे आप समझ लेते हैं, ठीक से आप प्रैक्टिस कर पाते हैं लाइफ में, तो मुझे लगता है जिंदगी काफी आसान हो जाती है। सही, जबरदस्त। अच्छा, जैसे कि आपने कुछ मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में बताया अभी गुज़िश्ता कुछ देर पहले, इसमें आपने जिक्र किया एक टॉपिक सेक्सुअलिटी। एक औरत होने के नाते, और वो भी एक एशियन खातून, हिंदुस्तान से आपका ताल्लुक, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे मुआशरे से आपका ताल्लुक जहाँ पर इस तरह की चीज़ों को बड़ा बुरा समझा जाता है। लोग इन चीज़ों के बारे में बड़ा मतलब एक झिझकते हैं, छुपाते हैं, बात करने से कतराते हैं। एक खातून होने की हैसियत से, एक राइटर होने के साथ साथ लफ्ज सेक्सुअलिटी पर लिखना, उस पर बात करना, आप क्या समझती हैं कि ये बड़ा आसान है? आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस भी होते होंगे इस तरह के मौज़ूआत पर लिखना या बात करना, तो इन तमाम तर चीज़ों को कैसे फेस करती हैं, कैसे मैनेज करती हैं आप? आसान नहीं है तो, लेकिन धीरे धीरे कम से कम हिंदुस्तान में ट्रेंड थोड़ा बदल रहा है। औरतें इन मसाइल पे बात करने लगी हैं, कम से कम औरतों के बीच में बात करने लगी हैं, कई बार आदमियों के साथ ही बात करने लगी हैं। मुझे लगता है यहाँ पे जो सबसे जरूरी चीज है, एक तो ये समझने की कि सेक्स जिंदगी का उतना ही बड़ा हिस्सा है जितना एजुकेशन, जितना धर्म, जितना खाना, जितना सफाई, जितनी चिकित्सा, जितना इलाज। बिल्कुल। और किसी को तो बात करनी होगी। दूसरी चीज जो जरूरी है वो है कि आप सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करते हैं। आप पहले अपने घर में बात करना शुरू करते हैं, आप पहले अपनी माँ से बात करना शुरू करते हैं, अपने भाइयों से, बहनों से, जो आपके घर में आपसे छोटे भाई बहन है, बड़े हैं फॉर दैट मैटर, उनसे बात करना शुरू करते हैं। आप स्कूल में, कॉलेज में टीचर्स से बात करना शुरू करते हैं। ये एक दिन में आने वाला चेंज नहीं है, ये एक दिन में होने वाला डिस्कशन नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में आप एक दिन सडनली उठ के खड़े होके मंच पे, स्टेज पे जाके कुछ बोल दें। ये आपको ग्रेजुअली डेवलप करना होता है। तीसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी भाषा, आपकी जबान। जब आप इस तरह का कोई सेंसिटिव सब्जेक्ट उठा रहे हैं, जब आप इस तरह का कोई मुद्दा उठा रहे हैं, तो आप कैसी जबान काम में ले रहे हैं। मुझे लगता है कि खास तौर पे हिंदी उर्दू बोलने वाले देशों में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ दो तरह की भाषा है। या तो वो भाषा इतनी मुश्किल है समझने के लिए, वो खालिस उर्दू है या संस्कृत है, जो आधी जनता के सर के ऊपर से चली जाती है, उन्हें समझ ही नहीं आता बात। या फिर वो ऐसी है जो हमें अश्लील महसूस करवाती है, या जो हमें ऐसा महसूस करवाती है कि हमारे पर्सनल स्पेस में किसी ने इंट्रूड किया, किसी ने स्टेप इन किया। तो वो जो भाषा साधना है वो सबसे जरूरी है। तीसरा ऑल्टरनेटिव हमारे पास ये है कि हम अपनी जबान में ना बोल करके इंग्लिश में बोलें, लेकिन इंग्लिश में बोलने का मतलब है आप एक बहुत छोटी ऑडियंस को एड्रेस कर पा रहे हैं, आप आम लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं। क्योंकि आज भी दोनों देशों में एक सर्टेन किस्म का तबका है जो अंग्रेजी बोलता है। सब लोग अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, सब लोग आज भी हिंदी और उर्दू ही बोलते हैं। अधिकतर लोग, हमारे यहाँ तो फॉर दैट मैटर आधी से भी कम जनता हिंदी और उर्दू बोलती है। साउथ इंडिया में तो और बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, बंगाल की तरफ कुछ और बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट में अलग भाषाएं हैं। तो बिल्कुल, तो वो जो जबान को साधने वाली बात है उस पर मैं बार बार एम्फसाइज करना चाहूंगी, वो सबसे जरूरी है। अगर आप वो सुलझा लेते हैं तो आप आदमी हो या औरत,
इस मुद्दे पर बात करना थोड़ा आसान हो जाता है। कैरेक्टर असैसिनेशन क्या होता है? हाँ, लोग कोशिश करते हैं। मैं कैसे मैनेज करती हूँ? मेरा बहुत ही सीधा तरीका होता है इसे मैनेज करने का। आप मुझ पर व्यक्तिगत तौर पे उंगली उठाने आएंगे तो मैं आपका हाथ तोड़ के आपके हाथ में दे दूंगी। मेरा ये बहुत सही। सीधा तरीका, मैं आपको एंटरटेन नहीं करूंगी, मैं आपको अपने घर भेज दूंगी वापस कि आप जाइए, आप मुझे बात नहीं। क्योंकि अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं इस विषय पे सुलझे तरीके से बात करने के लिए, तो मैं आपको कुछ भी समझा दूं, आप मेरे बेडरूम से बाहर झांक के नहीं देख पाएंगे। क्योंकि आपकी सोच, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, स्पिरिचुअलिटी के केस में भी कहा, जब आप रेडी होते हैं तो आपको रास्ता भी दिखता है और रास्ता दिखाने वाला भी दिखता है। लेकिन अगर आप रेडी नहीं है तो मेरे पास, और इसमें मेरे को ऐसा नहीं है कि मैं आपको जलील करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा जरूर है कि मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है, मेरे पास थोड़ा ही वक्त है, दिन में 24 ही घंटे हैं, उसमें मुझे ये सब करना है। तो इसलिए मैं ये चुनूंगी कि मैं आपके साथ एंगेज करूं या नहीं करूं। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने तमाम तर चीज़ों को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया अनुपमा जी, और यकीन जानिए कि बड़ा मज़ा आ रहा था आपसे बातचीत करते हुए। लेकिन जैसे कि हमारे प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर होता है, तो दौरानिया ख़त्म होने की वजह से, और आपके पास भी इतना टाइम नहीं होता, जैसे कि आपके साथ मेरी कॉल पर बातचीत हुई थी, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके माशाल्लाह। और मुस्तकबिल में हम इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर आपस में ज़रूर इस तरह की किसी प्लेटफॉर्म से ज़रूर दोबारा से गपशप करना चाहेंगे, दोबारा से किसी टॉपिक पर बातचीत करना चाहेंगे। और अब तक के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, तो मैं आखिर में यही कहूँगा जाते जाते कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। और अगर आप आखिर में कोई चीज़ ऐड करना चाहें, या मेरे तमाम तो देखने वाले पाकिस्तानी नाजरीन को कोई ऐसा पैगाम देना चाहें, तो प्लीज़। पैगाम मेरा आप सबके लिए यही है कि आप सरहद के उस पार हों या इस पार, हम अल्टीमेटली सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब इंसान हैं। और जब तक हम ये समझ के एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे, तब तक हम कोई भी परेशानी सुलझा सकते हैं। और इमरान, शुक्रिया मुझे आज बुलाने के लिए। उम्मीद करती हूँ हम ऐसे बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस आगे भी करेंगे, जैसा आपने कहा, अलग अलग टॉपिक्स पे। और आप इंशाल्लाह, सबको बिल्कुल। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा नमस्कार। आप सबकी रात शुभ हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अनुपमा जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।